Hello everyone, I am Nandini, your political science expert at Learn Karo, your educator, your mentor. Okay, so I've taken 2 previous sessions on the chapter Cold War Era, which is of the first book, Contemporary World Politics. We have talked about in detail a lot of things in my previous sessions. You must go and watch those topics. I have discussed Cuban Missile Crisis, the Cold War, logic of deterrence, all the background that it has actually made easier for you guys to just understand what happened previously, so you don't guys have to mug up everything. आपको सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हो ना, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को. ठीक है, चलो ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं. और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड आई ट्राई टू कवर अप एज क्विकली एज पॉसिबल, जिससे आप लोगों को समझ भी आ जाए और कोई दिक्कत भी ना हो. यार समझना ना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप खुद भी बना सकते हो ना, डिफिकल्ट नहीं रहेगा. ठीक है, आज हम बात करेंगे. आई मिस्ड ऑन वन थिंग. देखो प्रीवियस स्लाइड में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस मैंने बात करी है सब चीज़ों के बारे में, यूएसए, यूएसएसआर. आई इवन शोड यू द मैप जो एनसीईआरटी में है, बट मैंने एक चीज़ के बारे में नहीं बात करी है, विच इज़ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस. आई गेट बैक. हम आज बात करेंगे एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, NIEO क्या है, क्या वो सक्सेसफुल था, अभी हम बात करेंगे. चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी होती क्या है, इंडिया एंड कोल्ड वॉर, एंड वील जस्ट एंड दिस, वील वाइंड दिस चैप्टर अप बहुत क्विकली. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अच्छा ठीक है, एक बार मैं रिव्यू दे रही हूँ. अपन लास्ट स्लाइड में पढ़े थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की एक बार बस रिव्यू दे देती हूँ फास्ट, तो हम मूव ऑन करते हैं. यूएसए, क्यूबा, यूएसएसआर. ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो क्यूबा तो है कम्युनिस्ट नेशन, ये भी कम्युनिस्ट है, ये बिलीव करता है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्टिक कंट्री थी ये. तो इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना. इसने यहाँ पे उसको लगता था कि यार यूएस से ना इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरे पास एक कंट्री है क्यूबा और ये यहीं पे और ये कम्युनिस्ट है. वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा था कि ये ऐसे क्यों है, मतलब. तो यूएसएसआर को लगता था, यूएसएसआर तो अब रशिया हो गया. ठीक है, उस टाइम पे 14+1 कंट्रीज थी, मतलब 15 कंट्रीज थी. तो उसको लगता था कि यार ये ना इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये कम्युनिस्ट नेशन है, क्योंकि ये इससे चिढ़ता है कि कम्युनिस्ट कैसे है मेरे पास होते हुए भी, मेरे पास रहते हुए. तो उसने क्या किया, यूएसएसआर ने यहाँ पे ना कुछ मिसाइल्स खड़ी कर दी, यहाँ पे एक अपना मिलिट्री बेस टाइप खड़ा कर दिया कि अगर ये इस पर अटैक करेगा ना, इससे पहले हम इस पर अटैक कर देंगे. फिर यहाँ पे बहुत दिक्कतें आने लग गई कि उसने यहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन सॉर्ट ऑफ बना दी कि नहीं, यहाँ पे जो भी मिसाइल, अभी भी मिसाइल्स जा रही थी, यहाँ पे कोई मिसाइल यहाँ अब जा नहीं सकेगी, यहाँ नहीं तो हम भेज सकते हैं मिसाइल को. तो हल्के हल्के क्या हुआ, देखो उन लोगों को ये लगा कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस आई टॉक्ड अबाउट, कि यार डिस्करेज्ड ही रहना चाहिए वॉर से. क्या होगा, ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, ये इसके ऊपर फेंकेगा, ये इसके ऊपर फेंकेगा, दोनों की जान ही चली जाएगी, लोग नहीं बचेंगे, तो रहेगा क्या, ये कंट्री का करेंगे क्या, समझ रहे हो. तो बस यही था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. मैंने इसको बहुत एलैबोरेटेड वे में बताया अपने प्रीवियस वीडियो में, यू शुड गो एंड चेक आउट वंस. अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूरोप बिकेम एन एरेना ऑफ कन्फ्लिक्ट. अच्छा, यूरोप कैसे कन्फ्लिक्ट था, अच्छा मैं बताती हूँ. देखो अब यूरोप पता है कैसे कन्फ्लिक्ट था. क्या हुआ, हमने एक मैप देखा था ना. ठीक है, मैप की लेफ्ट कंट्रीज जो कि रेड थी वो यूएसए से बिलोंग कर, वो यूएसए की साइड थी. कुछ कंट्रीज राइट हैंड साइड थी, वो थी किसकी साइड, यूएसएसआर की साइड. कुछ कंट्रीज नाम की पार्ट बन गई थी, क्योंकि वो किसी को भी फेवर नहीं करना चाहती थी. वो चाहती थी कि हम लोग आइसोलेटेड नहीं रहे, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट वो चाहती थी कि हम किसी कंट्री को फेवर ना करें, बल्कि हम पीस स्टेबिलिटी रखें. स्ट्रेंथ यूनिटी में होती है. वो बोलते थे कि सबको यूनाइटेड रहना चाहिए, ऐसे किसी को लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, वॉर नहीं करना चाहिए, उनको ये लगता था. ठीक है, अब क्या हुआ, बस एक बात सारी पता है क्या है, बात सारी ये है कि वेस्टर्न अलायंस पता है किन्हें बोलते थे, जो कि यूएस को फेवर करती थी कंट्रीज, उनको वेस्टर्न अलायंस बोलते थे. वेस्टर्न अलायंस, समझ रहे हो ना, कुछ बहुत हुआ नहीं है, बहुत इजी है यार. ठीक है, और यूएसएसआर वो कंट्रीज जो सपोर्ट करती थी उनको बोलते थे ईस्टर्न अलायंस. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वो करी थी विच वॉज कॉल्ड नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये नाटो फोर्स में आई थी 1955 में, 1949 में, माय बैड, 1955 में ईस्टर्न अलायंस आई थी. ठीक है, 1949 में क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी थी जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाटो बोलते थे. 1949 में आई थी.
12 स्टेट्स थे। ये पता है क्या बिलीव करते थे 12 स्टेट्स? अगर एक स्टेट्स का मतलब स्टेट्स नहीं है, जैसे एक स्टेट, जैसे इंडिया की एक स्टेट है वैसे स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री होता था, ठीक है। 12 स्टेट्स, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। इनका ये बिलीफ था कि अगर तुमने एक जने पे अटैक कर दिया ना तो तुमने सब पे अटैक कर दिया। बात सारी ये थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है, ठीक है। ईस्टर्न अलायंस की बात करते हैं। वॉर्सो पैक्ट 1955 में पता है क्यों लाया गया? कि अगर नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ हरकत करेगी या कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्कर करेगी ना कुछ ऐसी अगेंस्ट एक स्टेप लेगी ना, तो ईस्टर्न अपने पास एक वॉर्सो पैक्ट है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप। इस वजह से यूरोप का, क्योंकि यूरोप का बंटवारा हो गया था ना, कुछ कंट्रीज यूएस का पार्ट बन रही थी, यूएस को फेवर करने लग गई थी, कुछ यूएसएसआर का। तो देखा जाए तो यूरोप एक एरेना ऑफ कन्फ्लिक्ट इसलिए बना हुआ था, ठीक है। ये अब यूएसएसआर के बारे में बात कर चुके हैं ना, एक पॉइंट ये ऐड कर लेना, ईस्टर्न अलायंस, वॉर्सो पैक्ट, ईयर्स पता होने चाहिए। 1949 के 6 साल बाद ही 1955 में ईस्टर्न अलायंस ने वॉर्सो पैक्ट निकाल दिया था, ठीक है। इट वाज टू फॉर्म टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग? यार कमेंट बॉक्स में बता देना तुम्हें कोई दिक्कत हो तो, कोई क्वेरी हो तो। अच्छा ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक विच इज मेजर एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब देखो यूएसएसआर, पहले तो अपन बात किए थे एक्सेस पावर्स और एलाइड पावर्स में भी बहुत फ़र्क था। मतलब एलाइड पावर्स मैंने बताया था ना कौन कौन सी कंट्रीज है, बता दो जल्दी से। फूबू याद है? फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर। एक्सेस पावर्स में कौन कौन था जल्दी से बता दो। GIJ, G फॉर जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। तो पहले तो इनके बीच में बहुत फाइट थी क्योंकि यूएस जीत गया था। यूएसएसआर जो सारी एक कंट्री सामने फूबो ये जीत गए थे। क्यों? क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था 1945 जब 1945 में वॉर एंड हो गई थी ना, जब नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया था। तो ना अब पता है क्या हुआ, ऐसे ना बहुत सारे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब ऐसे देवर अदर ऑल्सो एरियाज जहाँ पे कोल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। वन वॉज कोरिया। अब बताऊँ क्या हुआ था गाइज? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ना, मैं ये बता रही थी, देखो मेजर एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, हम कोरिया की बात करते हैं। कोरिया 1950 to 53 में क्या हुआ था, इंडिया के जो उस टाइम PM थे ना, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये कोरिया के वॉर में इन द ईयर 1950 to 53। दिस कैन बी आस्क्ड इन अ वन वर्ड क्वेश्चन, एज अ वन वर्ड क्वेश्चन। 1950 to 53 था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। साउथ कोरिया। अब फिर एक था बर्लिन। बर्लिन पता है क्या है? बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अब बर्लिन का क्या हुआ था सीन? देखो जैसे ये बर्लिन है ना, ये बर्लिन है ना, इसमें ना इसके 4 हिस्से कर दिए थे। देखो अब क्या होता था, क्या हुआ, वो कहता है, ब्रिटेन कहता है एक मैं ले जाऊंगा, यूएसए कहता है एक मैं ले जाऊंगा, यूएसएसआर कहता है एक मैं ले लूंगा बर्लिन की एक हिस्सा, और एक कहता था फ्रांस ले लेगा। तो एक ना इनमें ये बर्लिन उसकी कैपिटल भी बंटवारा करना चाहते थे, इनकी अलग ही लड़ाई थी। अब क्या हुआ, तो ना इस वॉल को पता है क्या बोलते थे? इसे बर्लिन वॉल बोलते थे। इसके बारे में ना हम अगले चैप्टर में बात करेंगे और ज़्यादा। तो इस बर्लिन वॉल में क्या हुआ कि हाँ, ये ऐसे डिमार्केशन की मुझे इसे ये चाहिए, इसे ये चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई। इसका ईयर पता क्या था? 1958 to 62। बस इतनी बात ही हो रखी है। वैसे एनसीईआरटी में इतना भी नहीं बताया मैंने, तुम्हें थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दिया कि लड़ाई थी क्यों, ठीक है। कॉन्गो की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी अर्ली 1960s में। हैमर्स जॉर्ज ने सॉल्व करी थी। पता है कौन था उस टाइम का? UN सेक्जेन था। इतनी लड़ाई हो गई थी कॉन्गो में कि ना UN को पार्टिसिपेट करना पड़ा। और पता है कॉन्गो इज डिफरेंट फ्रॉम DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो तो अफ्रीका में है, DRC अलग कंट्री है। अफगानिस्तान में भी बहुत जाने गई, वियतनाम में भी बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, देखो ये लोग सोचने लगे इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इससे होगा क्या? मतलब इतनी लड़ाइयों से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्या हो रहा है लड़ाई करके?
कुछ फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब क्या करते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि यार थोड़ा दिमाग लगाते हैं, लड़ाई वड़ाई करना बंद करते हैं। तो इन ना 1960s में देखो, स्टार्टिंग 1960s इन्होंने क्या किया, 1960 से 10 साल में ही 3 ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है, 3 मेन अग्रीमेंट साइन कर लिए। इनका नाम पता है क्या था? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो बुक में इनके बारे में बात नहीं हो रखी है, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, ठीक है। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी थी, एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी की लास्ट में अगर जाके देखो तो बहुत सारी बात कर रखी है, SALT 1, SALT 2 अगर देखा जाए तो। सी आई डोंट थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट। पहली बात तो बहुत क्लियरली मैंशनड है कि एक्सक्लूडिंग बॉक्सेस आएगा जो पेपर आएगा, बट यू नेवर नो, कभी भी आ सकता है कुछ भी। बट टू अंडरस्टैंड वो कौन से ईयर में हुई थी, 1953, 58 में हुआ था, और उनका क्या मोटिव था, यूएस, मॉस्को, यूएसएसआर किस किस ने साइन किया था, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सिर्फ उसमें ईयर्स और कंट्रीज मेंशन किए हुए हैं। यू कैन गो थ्रू इट वंस, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑन बोर्ड बिकॉज दैट मेक्स नो सेंस टू मी, ठीक है। अच्छा ठीक है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, पता क्या होता था, कंट्रीज़ ना क्या करती थी कि फॉर इंस्टेंस इंडिया की सबसे हाईएस्ट मिसाइल कौन सी है, अग्नि 5 है ना। तो जैसे अग्नि 5 को ऐसे तो है नहीं कि एक बारी में ठीक है ये न्यूक्लियर वेपन होगा हमारा, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। उसको ना बहुत बार टेस्ट करते थे, 3 टेस्ट हो गए, 4 टेस्ट हो गए, ये ट्राई करने के लिए कि अच्छा ऐसा कुछ है भी, अच्छी हमारी न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुल है, कभी हमें यूज़ करना पड़ा तो ये हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी, बस सारी बात यहीं तक थी। तो बट ना यार ये जो था ना एग्रीमेंट, ये बोलता था कि यार एक लिमिट भी होनी चाहिए इस चीज़ की कि तुम कितनी बार फायर कर रहे हो एयर में, मतलब कितनी बार तुम टेस्ट कर रहे हो। एनवायरमेंटल नुकसान भी है और साउंड पोल्यूशन, इतना सब उनको नुकसान हो सकता है, बट ऐसे तुम लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं, जब मर्जी उठाया न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर दिया। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी ये कहती थी। चलो ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा कोई बता सकता है प्रोलिफरेशन क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है मीन्स शेयरिंग इन द सेंस कि एडिंग ऑन टू व्हाट वन ऑलरेडी हैज, बढ़ा किसी चीज़ के बढ़ते जाना, जुड़ते जाना किसी चीज़ का और फिर उसका बढ़ते जाना, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन यूज़ हो रखा है, इसका मतलब ये है कि नॉन शेयरिंग। अब एक बात सुनो ना, ये पता है क्यों ऐसे हुआ था? बड़ा अच्छा, मैं एक स्टोरी बताती हूँ, तुम लोग को ये याद रहेगी। ऐसे क्या हुआ था, देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ। 1971 में लड़ाई थी ना पाकिस्तान से, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी, इंडिया और पाकिस्तान की। तो पता है क्या हुआ, अब देखो जैसे ये यार, एक तो पहले हंसना मत मेरी ड्राइंग पे, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छी मैं ड्राइंग कर नहीं सकती शायद से, ठीक है। जैसे ये इंडिया था ना, ये रहा पाकिस्तान, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ यूएस से था, यूएस से था ये, फिर यहाँ पे कहीं चाइना था। पता है क्या होता था, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है किसी बात पे, ठीक है। तो यार पता है क्या, यूएसए के पास, यूएसए तो इतना पावरफुल कंट्री है, डेवलप्ड नेशन है, यूएसए पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये कह रहा है कि पाकिस्तान नीड नॉट वरी, वी आर देयर टू बैक यू अप, हम लोग तुम्हें देंगे, प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। चाइना, यूएसए कह रहा है चाइना को, अगर तूने पाकिस्तान की हेल्प नहीं करी ना, मैं तेरे ऊपर वार कर दूंगा, मैं तेरी कंट्री में आके लड़ना शुरू कर दूंगा। तो अल्टीमेटली चाइना को भी पाकिस्तान की हेल्प करनी पड़ी, और पाकिस्तान तो इंडिया के अगेंस्ट था ही। तो देख रहे हो इंडिया के ऊपर 3 साइड से वार हो रहा है, एक साइड से नहीं, सिर्फ वो पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा, वो 3 जगह से लड़ाई हो रही है। अब देख लो, तो पता है ये ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक, तो फिर इस केस में या फिर सरेंडर करो, या फिर नेगोशिएशंस ही हुए कि यूएसए ने बोला चलो ठीक है नहीं लड़ाई होगी, वापस आया, पाकिस्तान बैक ऑफ कर गया, चाइना बैक ऑफ कर गया कि चलो ठीक है हल्के हल्के चलो नेगोशिएशंस हो गए, बात संभल गई। बट ये तो गलत है ना, पाकिस्तान खुद तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है ना,
ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है, वो बात चलो वो बात तो अलग है पॉपुलेशन के टर्म्स में भी। वैसे भी डेवलपमेंट में इंडिया आज की डेट में हाईएस्ट ग्रोथ पे है। चलो अब कोरोना वायरस तो अलग आ गया है, बट वैसे इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बेस भी बहुत बड़ा था ऑल्सो। बट ये तो कोई सेंस नहीं बनाता ना कि यूएस चाइना वगैरह, तो ये ट्रीटी ना सारे उस बारे में ही थी कि यार जो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब ऐसे शेयर नहीं कर सकते तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स किसी और कंट्री के साथ, ऐसे तो फिर जो थोड़ी वीकर कंट्री है वो तो नुकसान में है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। एंटी, और इंडिया जैसी कंट्री जो किसी को फेवर ही नहीं करती थी, तो उसको कौन फेवर करेगा। इंडिया जब उसको सिर्फ ये था कि मैं वॉर ना कराऊं, बट वो किसी को फेवर तो नहीं करती थी। पढ़ेंगे हम आगे, उसने यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स और फ्रेंडशिप साइन भी कर दिया था। अच्छा ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पता है क्या, देखो जैसे ये 2 कंट्री है, अपने 2 सुपर पावर्स रहते हैं, सुपर ब्लॉक्स जो बोलते हैं इन्हें, पूरा चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ा, इसने एक और न्यूक्लियर वेपन छोड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ डिफेंस है, यहाँ पे आया, इसने भी छोड़ा, तो ये डिफेंस के तौर में ये उड़ गया, मतलब हुआ नहीं। तो ये करना अलाउड नहीं है ऐसे, तुम इतने आसानी से ये नहीं कि तुम इसको भी न्यूक्लियर वेपन को निकाल सकते हो और यहाँ से भी छोड़ सकते हो, इतना फ्रीक्वेंट तुम ये काम नहीं कर सकते। तो ये ट्रीटी इसके बारे में बात करती थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। आर यू गाइस क्लियर? अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट NIEO। बुक में इसके बारे में बात की हुई है NCERT में, इफ यू सी। अब NIEO है क्या, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, यार ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कंट्री क्या वो फ्री होने के, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ऐसे कि यार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है बस फ्री हो गए हो, आज़ाद इंडिया, यूगोस्लाविया, गाना वगैरह, ये ना पता है, ये ना बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में तो थी नहीं उस टाइम पे। अब तो हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बट उस टाइम पे ना ये छोटी कंट्रीज ही मानी जाती थी। जो सुपर पावर्स थी वो तो सिर्फ यूएसएसआर थी। तो उन्होंने सोचा यार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग फ्री माने जाएंगे। अब इनको पता क्या कहते थे, जो नाम कंट्रीज़ है ना, अच्छा नाम कंट्रीज़ की वो बताओ, कौन कौन सी कंट्रीज़ है नाम, इंडिया, घाना, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ है। तो इनको ना LDC बोला जाता था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, इन्हें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला जाता था। और ये जो लाइन लिखी है ना, ये लिखाना एग्जाम में, नंबर है इसके, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री कांट बी फुल्ली फ्री, लिखाना है इसे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। समझ रहे हो ना क्या बता रही हूँ, ठीक है। एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिव देम, NIEO का मतलब पता है क्या था, क्या करना चाहता था, अटेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा आएगा तो कंट्री ग्रो करेगी ना, पैसा ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है, तो कैसे ग्रो करेगी। और लिव देम आउट ऑफ पॉवर्टी, मैंने बताया बहुत गरीब नेशंस थे, कुछ थे नहीं उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था इनके पास, तो लिव देम आउट ऑफ पॉवर्टी। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ, देखो ये यूरोप है, यूरोप ने क्या कहा इंडिया को, जैसे इंडिया ही रहा, इंडिया को कहा, यूरोप तो बोन ऑफ कंटेंशन था, मैंने बताया ना, बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स मतलब टॉक ऑफ द टाउन समझ लो, कि बिकॉज वो इतना डिस्प्यूटेड था, वेस्टर्न कोई और ले जा रहा है, ईस्टर्न कोई और ले जा रहा है, तो यार सब कुछ ना, जो सारी दिक्कत थी ना वो यूरोप को लेकर थी। तो यूरोप पता क्या कहता था इंडिया को, देखो इनको ज़रूरत थी स्पाइसेस, एंड यूरोप पता क्या कहता था इंडिया को, देखो यूरोप कहता था कि यार तुम ना स्पाइसेस बनाओ, हम तुमसे पर्ल्स खरीदेंगे, तो हम तुमसे प्रेशियस स्टोन्स खरीदेंगे, टॉर्टोइस शेल्स लेंगे, स्पाइसेस जैसे सिनेमन, क्लोव्स, ये सब चीज़ें ना हम तुमसे लेंगे, हम ना तुमसे ट्रेड करेंगे। ये बोला था हम तुमसे ट्रेड करेंगे, तुम ट्रेड करेंगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा ना, तो तुम डेवलप बन सकते हो। तुम देखो, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री कांट बी ट्रूली फ्री, विच मीन्स कि तुम्हें कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा पावरफुल कंट्रीज के उससे, है नहीं कि पावरफुल कंट्रीज जो यूएस से यूएसएसआर थी, इनके ऊपर तुम कब तक डिपेंडेंट रहोगे। तुम्हें अपने आप भी तो सेल्फ डिपेंडेंस भी तो चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो चाहिए अपनी कंट्री का, तो तुम फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी चाहिए हो। कब तक तुम ये पावरफुल जो कंट्रीज है कॉलोनाइज्ड पार में रहोगे तुम लोग।
समझ रहे हो? तो ये यूरोप कहता था हम तुमसे ना ट्रेड करेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम ये सब बनाओ। कहीं ना कहीं यार यूरोप सेल्फिश भी था कि उसको भी ये सब चीज़ें की नीड थी। वो चाहता था कि इंडिया और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं इसमें क्यों ना प्रोडक्शन हो और हमारे तक जाए, ठीक है। तो ये सारी बात यही थी। तो मैं ये बता रही थी कि ये लोग, ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया था ना, तो उसका मेन पर्पस यही था कि यार इन कंट्रीज़ को आउट ऑफ पॉवर्टी निकालो, समझ रहे हो? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल पावर, वही मैं बता रही थी, जो रिचर कंट्रीज़ और जो कॉलोनियल पावर ये है, कॉलोनियल पावर से कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? कभी ना कभी तो तुम लोग ग्रो करोगे इनसे। कब तक लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ बोलते थे, ऐसा थका हुआ नाम दिया हुआ था, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, ठीक है। मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग एल्स। अच्छा ठीक है, अब क्या था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द ईयर 1972। कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अंकटैड बोलते थे। अंकटैड इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आना चाहिए, पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटैड, ठीक है। 1972 में ना इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब मैंने जो बताया ना कि न्यू ट्रेड पॉलिसी यही थी, ईयर याद रखना 1972, ठीक है। उसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यही था कि उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली ना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी चाहते थे कि यार जो ये कंट्रीज़ वीकर है ना, इन्हें काम दो और इनको पैसे तो ठीक है वो भी अब डेवलप करेंगे। कब तक? ये 2 सुपर पावर्स ही रहने वाली है। देखो, गिव LDCs कंट्रोल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज थी ना, ये सब पता है कौन ले जाता था? सब पावरफुल कंट्रीज। क्योंकि मतलब अगर यार मेरी कंट्री है, अगर मेरी कंट्री में कोई वो है, कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सब बाहर जो इतनी पावरफुल कंट्रीज है वो लेके जा रही है। भाई आप उन्हें अपना कंट्रोल दे दो LDCs को, तभी तो वो ग्रो करेंगी, नहीं तो वो ऐसी रह जाएंगी। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। बाय वेस्टर्न मार्केट्स में जो ये कंट्रीज थी, USA, अगर इनको हम अपनी मार्केट दे देंगे ना, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स का मतलब पता है क्या है? कि वो उस कंट्री में जाएगा, उसकी मार्केट ऑब्टेन करना मतलब वहाँ सेल कर पाएगा, तो ऑफकोर्स सेल कर पाएगा तो वहाँ से वो पैसे भी तो कमाएगा ना, ठीक है। समझ रहे हो? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑफकोर्स तुम वहाँ जाके अर्न कर रहे हो, तुम्हारे रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे, तो अल्टीमेटली तुम कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बेटर होएगी। प्रोवाइड ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये पता है कौन से इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है? UN के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सब में अगर एक बात सुनो ना, अगर कंट्रीज़ कमा रही हैं, थोड़ा सा बेटर रिलेशंस भी होंगे, कुछ टाइम बाद UN भी रिकग्नाइज करेगी ना, तो ये लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे जुड़ेंगे भी। इनका कहने का मतलब सारा ये था, ठीक है। एंड टू योर सरप्राइज NEIO अपोज्ड हुआ था डेवलप कंट्रीज से। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई डेवलप कंट्रीज़ के पास इतना पैसा है और वो कहे यार तुम सामान ले लो, हमें पैसा दे दो, या नेचुरल रिसोर्सेज अब तुम्हारे हैं हमारे नहीं हैं, यार उनको तो नुकसान ही है ना। तो अल्टीमेटली वो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, वो लोग तो डिक्लाइन करेंगे कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो मैंने आई हैव बीन लिटिल फास्ट आई गेस कि मैंने एकदम से एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। मैंने सारा समझाया कि यूरोप ने क्या बोला इंडिया को, उनके रिलेशंस क्या थे, उनको क्लोव्स, टॉर्टोइस शेल्स चाहिए थे, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। क्लोव्स चाहिए थे और सिनेमन चाहिए था, उन्हें पर्ल्स चाहिए थे, प्रेशियस स्टोन्स चाहिए थे। अभी हमने एक्सप्लेन किया है ना मैंने उसको। तो बस उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट डन, बहुत अपोज किया गया था। 1972 याद रखना, अंकटैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आया था, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रपोज की गई थी। मूविंग ऑन, आई टेल यू द चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है टू, ठीक है। बाइपोलैरिटी क्या था? देखो कि 2 ही पोल्स हैं उस टाइम पे ना, 2 ही पोल्स होते थे, एक नॉर्थ होता था और एक साउथ होता था, विच मीन्स US और USSR। भाई उसने पता क्या बोला? USSR। तो उसने बोला कि इन कंट्रीज बस ये 2 ही होते थे। तो इंडिया, घाना, ये जो लीडर्स थे ना, इन्होंने पता क्या बोला? ऐसे नहीं चलेगा काम भाई, हमारा तो एक और पोल होना चाहिए नाम करके, नॉन अलाइन मूवमेंट, बेलग्रेड 1961, अजरबैजान की कैपिटल बाकू, अभी रिसेंट समिट हुआ है 2019 में। ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। यार ये नाम ना, पता है क्या हुआ, इन्होंने बोला कि नहीं एक और वो होना चाहिए, ये बायोपोलैरिटी कुछ नहीं चलेगी, नाम भी होना चाहिए। अच्छा ये नाम के लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, हमें सबको पता है। यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो,
फिर इजिप्ट से गमल अब्दुल नासर, इंडोनेशिया से सुकर्णो था, क्वामे नक्रूमा, इनको यार पता है याद करना पड़ेगा. आई नो दीज आर लिटिल टफ नेम्स बट यू हैव टू गो थ्रू दीज वंस. अब नाम बना क्यों, मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा ना. कि पहले बताऊँ क्या, जो इंडिया, यूगोस्लाविया और घाना ना, ये तीनों फ्रेंड्स थे. ये दोनों इनको सपोर्ट करते थे. तो भाई ठीक है, अगर सपोर्ट मिल रहा है तो ये इन 5 कंट्रीज़ ने मिलके ना वो कर दिया कि चलो ठीक है हम आपस में मिलके वो करते हैं. सॉरी फॉर दिस मेस. अच्छा तुम समझ रहे हो ना, मतलब कि ये 5 कंट्रीज़ ने बोला कि हाँ ठीक है अब हम क्या करेंगे, हम लोग मिलके एक नाम बनाते हैं. नाम इज़ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट. अब रीजंस फॉर फॉर्मेशन क्या थे? कोऑपरेशन थी, ऑफ कोर्स थी. कोऑपरेशन नहीं होती बनता भी ना. फिर क्या हुआ? ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरेनास. देखो ये कंट्रीज़ ना बेचारी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ नहीं थी, छोटी छोटी कंट्रीज़ थी. अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, लोग कहते थे यार अभी तो हमें इंडिपेंडेंस मिली, अब हम फिर लड़ाइयाँ करें. तो लड़ाई का फ़ायदा क्या है? कुछ तो नहीं हो रहा, पैसा तो आ तो नहीं रहा, पैसा जा ही रहा है, नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं. फ़ायदा क्या है लड़ाई करने का? इनका पॉइंट सारा ये था. तो उन्होंने क्या किया, इतनी कोल्ड वॉर टेंशंस थी तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग तो साइड हो जाएंगे भाई, हम तो किसी को फेवर नहीं करने वाले. आगे जाके पढ़ेंगे यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था जब फंस गए थे. चलो ये सब ठीक है, बट ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी. बट इन्होंने ना बोला कि हम किसी को फेवर नहीं करने वाले. कोल्ड वॉर टेंशन और एरेनास हमने पढ़ा ना, अफगानिस्तान में इतनी जाने गई, वियतनाम में, कॉन्गो में तो यूएन सेक्रेटरी को डील करना पड़ा साथ में उनके कि लड़ाई मत करो. जवाहरलाल नेहरू ने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई बचाई थी. बर्लिन वॉल में इतनी लड़ाई रही, मतलब उनको मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको पहले. तो यार इतनी सब लड़ाइयों के साथ ना उसने कहा कि यार दिस इज़ नॉट डन, ये सब ठीक नहीं है. तो फिर ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इन टू द नेशनल एरेना. इसका मतलब पता है क्या है? फॉर इंस्टेंस ये अफ्रीका है ना, इसकी कंट्रीज अभी अभी आज़ाद हुई थी ना, कुछ ना पता यूएस को वो कर रही थी और कुछ तो यूएसएसआर को फेवर कर रही थी. इनका कहना था भाई ये कोई फ़ायदा नहीं है इनको फेवर करने का, यू आर ओनली एडिंग ऑन टू द फाइट. तुम और लड़ाई करा रहे हो और कुछ नहीं होने वाला है, क्या फ़ायदा हो रहा है? इनफैक्ट तुम ज्वाइन करो ना नाम ज्वाइन करके कम से कम तुम ये तो रहोगे कि यार यू जस्ट हेल्पिंग इन पीस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी. यही तो ये लोग सब इनकी प्रोफेसीज थी. ये लोग ये ही कहते थे. इनका कहना यही तो था कि यार किसी के साथ मत दो, बट ये है कि अच्छे से रहो और कन्फ्लिक्ट और टेंशंस को रिड्यूस करो, बढ़ावा मत दो इनको. देखो बाय 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन. समझ रहे हो ना? बस ये सारे रीजंस ऑफ फॉर्मेशन थे. इनको अच्छे से लर्न करना, मतलब अच्छे लाइन्स हैं ये, आ सकते हैं क्वेश्चन. आर यू गाइस क्लियर? एम आई टू फास्ट, टू स्लो? बता दो एक बार. मूविंग ऑन, आई टेल यू. देखो फर्स्ट समिट 1961 में हुआ था, बेलग्रेड. अच्छा ठीक है, बेलग्रेड पता है क्या था? बेलग्रेड ना, अच्छा चलो ठीक है, मैप आएगा ना तो मैप में समझाऊंगी, अभी नहीं समझाती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो. बेलग्रेड में हुआ था विद 25 मेंबर्स थे, ठीक है. 25 मेंबर स्टेट्स, अभी हम देखते हैं कौन कौन थे. लास्ट एंड रिसेंट समिट 2019 में हुआ था अजरबैजान में. 120 मेंबर्स थे, 17 ऑब्जर्वर नेशंस. ऑब्जर्वर नेशंस पता है कौन से होते हैं? जो लोग ना एज गेस्ट इनवाइट हुए होते हैं, जो उन कंट्रीज़ के फ्रेंड्स होते हैं ना. बट ऐसा नहीं होता कि वो जो ऑब्जर्वर नेशंस होते हैं ना, वो लोग बस आके समिट अटेंड करते हैं, सुनते हैं सारी बात, बट दे आर नॉट एक्चुअल मेंबर्स टू दैट पार्टी. बस सिर्फ फ़र्क ऑब्जर्वर नेशन और एक मेंबर में यही होता है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी, इनमें ना पता है क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ आइसोलेशनिज्म. और ना एक बार यार स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना. आइसोलेशनिज्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग सही वो लिखो, स्पेलिंग लिखो, नहीं तो ना बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना स्पेलिंग्स का. इन केस आई गो रॉन्ग, एक बार जस्ट क्रॉस चेक, वैसे होगा तो नहीं रॉन्ग. ठीक है. आइसोलेशनिज्म मीन्स दैट यू आर स्टेइंग अलूफ. अलूफ मतलब अलोन, अकेले, फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग. ऐसा तो नहीं था, ये कंट्रीज तो रिड्यूस करा रही थी उनका कन्फ्लिक्ट. ऐसा तो नहीं था कि वो अकेले रहना चाहती थी, जो मर्जी करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा तो नहीं था ना. ऐसे न्यूट्रलिटी मतलब ये होता है. न्यूट्रलिटी मतलब वो न्यूट्रल नहीं थी. हो रही है लड़ाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं हुई लड़ाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो पीस, स्टेबिलिटी वगैरह लाना चाहती थी. मैं तो बता चुकी हूँ ये बात बहुत बार. न्यूट्रलिटी मतलब उनका मतलब था कि नॉन अलाइंड होना. सी, नॉन अलाइंड होना इज़ नॉट बीइंग न्यूट्रल, इज़ नॉट बीइंग न्यूट्रल.
इनफैक्ट वो लोग कह रहे थे ये बात इज नॉट बीइंग न्यूट्रल, वो लोग तो कहते थे यार ये बात कि तुम्हें बल्कि ये सब चीज़ें रिड्यूस करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा ही नहीं है लड़ाई वड़ाई करके। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने पता क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था he proposed in the great faith that genuine commonwealth of free and cooperating nations. यार देखो, it's very important you write this in exam in case if it comes, because इन्हीं के नंबर है, पता है कि ये सब these are all NCERT lines. If you don't, I can also make a PDF and you know just teach from that PDF वो लगा के जो बिल्कुल NCERT की lines, but that makes no sense to me. बिकॉज ये यार ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे सब मिलकर साथ रहे, यूनिटी से रहे, क्योंकि स्ट्रेंथ उसी में ही है। ऐसे लड़ाई करने से जान मान जाएगी, कुछ नहीं होने वाला फिर तो। और एक और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि ना यार, जो अलूफ तो हुआ था 1787 में, यूएस हुआ था फ्रॉम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, उसे बोलते हैं न्यूट्रलिटी। इसने पता है पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इस चीज़ में, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हो रहा है होता रहा है, नहीं हो रहा नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। ये था आइसोलेशनिज्म, जो ये लोग 5 कंट्रीज कर रहे थे, ये आइसोलेशनिज्म नहीं था, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बता रही थी ना ये कंट्रीज की बात बता रही थी, 1961 में हुआ था, ये सब तो हम बढ़ चुके हैं। देखो फर्स्ट सबमिट हुआ था ना, तो इसमें 25 मेंबर्स थे, ठीक है, ये सब देख लो, इंडिया, श्रीलंका, ये सब था। मैं स्टार्टिंग में बताया था बेलग्रेड किसकी कैपिटल है, बेलग्रेड अब सर्बिया की कैपिटल है। उस टाइम पे पता है बेलग्रेड किसकी कैपिटल थी? उस टाइम पे ना बेलग्रेड यूगोस्लाविया की कैपिटल थी, तो यूगोस्लाविया में इस्टेब्लिश हुआ था ये। और यूगोस्लाविया की बात करी जाए ना, अब तो मैंने बताया था यूगोस्लाविया तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अब बेलग्रेड कैपिटल सर्बिया की है, उस टाइम पे ही यूगोस्लाविया की कैपिटल थी। एक बार देखो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर 12th यू विल गो आउट, यू शुड नो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ है। एक बार जस्ट गो थ्रू दिस वंस, इट्स वेरी इजी, आई टीच विद वो लाइन्स पढ़ा दूँ, बट यार ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सब देखो, इंडिया है, येमन, सोमालिया, इथोपिया, ये सब वर्ल्ड मैप पे है कहाँ? क्यूबा अपन पढ़े थे, ये अमेरिका है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब ना कुछ बातें फेवर में भी थी, कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे, एक बार इनको गो थ्रू करते हैं। फेवर में क्या बात थी? इंडिया कुड टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टैंसेस दैट टर्न इनटू इट्स फेवर। ये लाइंस ना ऐसे के ऐसे ही लिखनी चाहिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब पता क्या था? इंडिया को अब एक बात सुनो, अगर इंडिया यूएस का साइड ले रहा है, या फॉर इंस्टेंस इंडिया यूएसएसआर का साइड ले रहा है, तो फ़ायदा क्या है? तो जो यूएस कह रहा है येस सर, ऐसे रहना पड़ेगा ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो कह रहा था कि यार मैं अपने डिसीजंस लूँगा, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। अब मेरे को इंडिपेंडेंस मिल गई है, अब मैं अपने डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं करना चाहता। ये उसका अच्छा स्टांस था, वो उसको कोई भी डिसीजन लेना हो, ही डजंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी ऑफ द सुपर पावर्स। तो बैलेंस एंड टिल्ट, नो वन कुड टेक फॉर ग्रांटेड। अब उससे पता क्या था? तो देखो यूएस क्या था, कभी ऐसे लगे इंडिया जैसे यहाँ था ना, उसको कभी इंडिया को लगे यूएस उस पर वार कर रहा है, तो यूएसएसआर के पास चले जाओ, यूएसएसआर हेल्प कर देता था। कभी उसको लगे कि यूएसएसआर वार करने वाला है, यूएस के पास चले जाओ, तो ये इसको हेल्प कर देता। तो वो ना एक कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाया, एक टिल्ट सॉर्ट ऑफ मेंटेन था एक चीज़ कि हाँ ठीक है, दोनों साइड से हेल्प है, न्यूट्रल नहीं थे वो लोग, बट ये नहीं था कि किसी को फेवर कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो बस ये सारी बात थी। और एक क्रिटिसिज्म भी थे कुछ, देखो इट वॉज कॉल्ड अनप्रिंसिपल्ड। ऑफकोर्स वो लोग कहते थे दिस इज नॉट डन, आई मीन वाई डू यू डू दिस, लाइक वाई आंट यू फेवरिंग वन कंट्री, यू आर अनप्रिंसिपल्ड बिकॉज तुम लोग किसी के साइड नहीं हो, तुम दोगले बन गए हो, यहाँ के भी वहाँ के भी। तो इस चीज़ को अनप्रिंसिपल भी कहा गया है। मैंने बताया ना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त, जब क्या हुआ था, मैंने अभी 1971 की बात करी थी ना, तो पता क्या हुआ 1971 के नेगोशिएशंस कैसे हुए थे, मतलब ये सब चीज़ें कैसे वाइंड अप हुई थी। यूएसएसआर ने थ्रेटन कर दिया था कि अगर इंडिया पे वार हुआ तो हम भी वॉर कर सकते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि यूएसएसआर बहुत पावरफुल था, इंडिया की हेल्प करी थी उसने उस टाइम पे। तो क्या हुआ, सिंस उसकी हेल्प करी थी, तो इंडिया ने क्या किया 1971 में 20 इयर्स यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर दी। बहुत बड़ी बात होती है जब तुम कह रहे हो हम लोग ना इसकी साइड है ना उसकी साइड है, एक जगह तुमने 20 इयर्स ऑफ ट्रीटी भी साइन कर दी है।
तो बस सारी बात ये थी। तो ये सब क्रिटिसिजम्स थे इसके। अब देखो, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा है। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल। एंड ऑल्सो आई हैव मेड ऑल द क्विजेज, 1 मार्क, 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, सब चीज़ अवेलेबल हैं। इफ़ यू डाउनलोड द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। एनी डाउट्स, एनीथिंग, यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, डू राइट इन एनी सजेशंस, आई विल रिप्लाई विद इन 12 to 14 hours of working days. Okay, thank you, bye bye.